स्वागत है आपके इस नए सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है पूर्ण संख्याओं पर प्रगुण। पूर्ण संख्याओं पर प्रगुण। सबसे पहले मन में प्रश्न ये चल रहा होगा कि पूर्ण संख्या किन्हें कहते हैं। पूर्ण संख्या वे संख्या जिनमें हम जीरो को भी शामिल करते हैं, यानी शून्य को और प्लस प्राकृत संख्या। वे संख्या जिनमें शून्य और प्राकृत संख्या आती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और प्राकृत संख्या किन्हें कहते हैं? 1, 2, 3 जिनको गणना में प्रयुक्त करते हैं। तो कहने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4 और कहाँ तक बाबू? तो अनंत तक, जहाँ तक आप सोच सकते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन आना तो फिक्स है। तो ये आपके एग्जाम से तो बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले इस चैप्टर में हमको 4 तरह से प्रश्न बन सकते हैं। पहला, योग पूर्ण संख्या, देखिए योग का पूर्ण संख्याओं का प्रगुण, ठीक है, घटाने पर पूर्ण संख्याओं का प्रगुण, ठीक है, गुणा पर और भाग पर। 4 तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमको योग के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम योग के बारे में पढ़ लेते हैं। योग ठीक है, इसका पहला ही टॉपिक है योग का संवरक प्रगुण। योग का संवरक प्रगुण। देखिए ये प्रगुण देखिए क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि 6 और 2 बराबर 8। ये क्या है बाबू? 6 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 2 क्या है बाबू? पूर्ण संख्या है। और 8 क्या है बाबू? पूर्ण संख्या है। ठीक है, ये प्रगुण कहता है कि किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या ही होगा। क्या होगा? किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या ही होगा। ये योग का संवरक प्रगुण कहलाता है। जब भी आपके एग्जाम में दे दे कि योग का संवरक प्रगुण के बारे में बताइए और एग्जाम्पल लिखिए, तो आप क्या कहेंगे कि किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग सदैव पूर्ण संख्या ही होगा। बस आप इतना जवाब दे देंगे, आपको 2 में से 2 नंबर आपको मिल जाएगा। अगला बनता है कि योग का क्रम विनियक प्रयोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 6 है और 2 है, ठीक, बराबर 8। 2 और 6 बराबर 8। कहने का मतलब देखिए योग का क्रम, क्या कहे? क्रम, यानी क्रम जब बदलने पर भी सेम का सेम रहता है। क्या रहता है बाबू? सेम का सेम आता है। ये प्रगुण के देखिए, इस प्रगुण के अनुसार किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का क्रम बदलने पर योग में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें योग का क्रम विनियोग प्रगुण कहते हैं। ठीक है, अगला है तीसरा, योग का तत्समक अव्यय। ठीक है, योग का तत्समक अव्यय कि मान लीजिए कि कोई पूर्ण संख्या है और उसमें 0 को जोड़ते हैं तो हमको वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाती है। कहने का मतलब कि मान लीजिए कि 7 क्या है? पूर्ण संख्या है, इसमें अगर 0 को जोड़ेंगे तो हमको 7 ही प्राप्त हो जाता है, 7 ही मिल जाता है। तो किन्हीं भी संख्याओं में 0 जोड़ने पर, किन्हीं पूर्ण संख्याओं में 0 जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। यह योग का तत्समक अव्यय कहलाता है। ठीक है, अगला चौथा है योग का सहचर प्रगुण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम ऑफ व्यू से योग का सहचर प्रगुण देखिए क्या कहता है। जैसे मान लीजिए कि 6, 3, ठीक है, और 3, 6, 3, 9 और 9, 3, 12। ठीक, या मान लीजिए इस 3 को आप आगे लिख सकते हैं, वो ऐसे बस समझाने के लिए। ठीक है, और कोष्टक में 6 + 3 भी लिख सकते हैं, तब भी आपका 12 ही आएगा। देखिए या तो इसको आगे पीछे करिए, समूह में करिए, कोष्टक में करिए, या आप ऐसे इसको भी जोड़ेंगे अगर 6, 3 + 3 तभी भी आपको 12 ही मिलेगा, यानी सेम मिलेगा। ठीक है, इसमें कहता है ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं के योग के बराबर, ठीक है, तीसरी संख्या और दूसरी पहली संख्या के बराबर होती है
तो योग का सहचर प्रगुण कहलाता है। ठीक है, सीधा सीधा एग्जाम में आप लिख के आ जाएंगे कि किन्हीं 3 पूर्ण संख्याओं का योग के बराबर तीसरी संख्या की योग दूसरी और पहली संख्याओं के योग के बराबर होती है, उन्हें हम योग का सहचर प्रगुण कहते हैं। सिंपल, खत्म, 2 नंबर मिल गया आपको। ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर रट के चाहे लिख के ज़रूर जाइएगा। ठीक है, अगला है घटाने के संवरक प्रगुण। घटाने के संवरक प्रगुण में ये भी कहता है कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया तो क्या बाबू 7 आ गया। ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। ठीक, लेकिन अगर 3 में से 10 जाएगा तो माइनस के साथ क्या ये सेम रह गया? ये तो परिवर्तन हो गया जी। ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या, लेकिन जब इसको घटा रहे हैं तो ये अलग अलग आ रहा है, यानी इस चीज़ को फॉलो नहीं करता है। तो आप कहेंगे कि किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं को घटाने का संवरक प्रगुण फॉलो मतलब नहीं करता, यानी क्या हो गया, ये गुण प्रगुण फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। किन्हीं 2 पूर्णांक को घटाने पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात घटाने के संवरक प्रगुण को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, यानी पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती है घटाने पर। किन्हीं 2 संख्याओं को घटाएंगे तो हमेशा आपको पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, अर्थात ये नियम फेल हो गया। ठीक है, अभी इस चैप्टर का हम ट्रिक बताएंगे, आपको याद करने के लिए आसानी रहेगा। पहले आप पढ़िए ध्यान से। घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण, घटाने का क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए कि 9 है, ठीक, और 9 में से 2 घटाएंगे, चाहे 9 में से 3 घटाएंगे, बार बार से 7 ही ला रहे हैं आप, तो 9 में से 3 घटाएंगे तो 6। ठीक, अगर इस क्रम की बात कर रहे हैं ना, 3 को आगे लाएंगे अगर तो -3 और प्लस के 9। ठीक है, जब घटाएंगे इसको तो माइनस के 6 आएगा, अर्थात ये भी नियम फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, घटाने में शून्य की समता, जैसे मान लीजिए कि 2 में से 0 गया तो अब बोलेंगे कि 2, लेकिन 0 में से 2 गया तो माइनस के 2। ठीक है, अर्थात ये भी नियम फॉलो नहीं करते, सेम नहीं आ रहा तो ये भी नियम को फॉलो नहीं करता है। डरिए नहीं, एग्जाम में आपसे ये योग वाले से क्वेश्चन बनता है, इससे बहुत कम क्वेश्चन बनता है। अभी तक तो ना मात्रा के बराबर क्वेश्चन बना है, तो आप बस इसको समझ लीजिए। घटाने की संक्रिया में सहचरता, ठीक उसी प्रकार जिस तरह समूह में दिए थे, जैसे मान लीजिए कि 7 में से 2 गया और 1 गया। ठीक है, ये तीनों क्या है, पूर्ण संख्या है, तो 7 में से 2 जाएगा बाबू, तो देखिए तो 7 में से 2 जाएगा तो आप बोलेंगे 5, क्या 5 है, 5 में से 1 जाएगा तो 4। ठीक है, लेकिन मान लीजिए हम -1 को पहले लिखते हैं, ठीक, फिर माइनस को 7 - 2 लिख देते हैं। ठीक है, तब देखिए बाबू क्या होगा, ये तो माइनस का -1 ही रह जाएगा। अगर कोष्टक के पहले माइनस का चिन्ह आता है तो कोष्टक के अंदर चिन्ह को बदल दिया जाता है। ये तो माइनस का 7 हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह कुछ नहीं है तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में हो जाएगा। तो अब करिए तो -1 और -7, माइनस के 8 और प्लस के 2, -8 में से प्लस के 2 जाएगा। ठीक है, यानी माइनस प्लस माइनस ही होगा, घटाएंगे तो 8 में से 2 गया तो 6, और चिन्ह किसका लगता है बाबू, तो बड़े वाले का, तो -6। ये क्या सेम रहा? नहीं, ये तो अलग अलग हो गया। ठीक है, यानी घटाने की संक्रिया में सहचर प्रगुण भी काम नहीं करता है, अर्थात ये भी फेल हो गया। क्या हो गया? ये भी फेल हो गया। ठीक है, जब भी आपसे पूछे कि क्या घटाने की संक्रिया में सहचरता प्रगुण काम करता है, तब बोलेंगे नहीं। ठीक है, चाहे देगा कि किन्हीं 3 संख्याओं को घटाने पर समूह में बदलने पर क्या सेम आता है, तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, ऐसा तो प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है,
अगला देख लेते हैं गुणा। गुणन का संवरक प्रगुण। गुणन का संवरक प्रगुण में जैसे कि मान लीजिए कि किन्हीं दो पूर्णांकों को गुणा करने पे सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, तो ये भी काम करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 है और 2 है, ये क्या है? पूर्ण संख्या है। और ये क्या है? पूर्ण संख्या है। 5 दूनी 10, 10 भी क्या है? एक पूर्ण संख्या है। अब देखिए तो एक तो काम कर रहा है, चाहे आप इसको बदलेंगे तभी भी काम करेगा। ठीक है, 5 दूनी 10, ये भी पूर्ण संख्या है। तो आप इसमें क्या लिखेंगे? जब भी आपके एग्जाम में प्रश्न बने गुणा का संवरक प्रगुण के बारे में समझाइए एग्जाम्पल देकर, तो आप क्या कहेंगे? किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को आपस में गुणा कराने पर जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है, ठीक है, गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, उन्हें हम गुणन का संवरक प्रगुण कहते हैं। ठीक है, आप सिंपल भाषा में ये भी लिख सकते हैं कि किन्हीं दो पूर्णांकों को गुणा कराने पर सदैव पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है। किन्हीं दो संख्याओं को गुणा कराने पर गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या ही प्राप्त होती है, उन्हें हम गुणन का संवरक प्रगुण कहते हैं। ठीक है, मान इस प्रगुण का नियम है। ठीक, गुणन का क्रम भी नियम प्रगुण, जैसे कि मान लीजिए 6 हो गया, 3 हो गया, 6 3 18। अगर इसको आप आगे भी लिखेंगे 3 6 18, तो भी 18। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का आपस में बदल कर गुणा कराने पर भी गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं दिखता है, यही कहलाता है गुणा का क्रम विनियोग प्रगुण। ठीक है, यानी ये भी फॉलो करता है, ये तो फॉलो करता है। शून्य का गुणन प्रगुण। ठीक है, देखिए शून्य का गुणन प्रगुण, मान लीजिए कि 0 है और 0 में 1 से गुणा कराएंगे तो अभी क्या होगा बाबू? 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 से गुणा कराते हैं तो 0 हो जाता है। क्या होता है बाबू? 0 हो जाता है। गुणन का सहचर प्रगुण, जैसे मान लीजिए कि 6 2 और 3 है। ठीक, 6 दूनी 12 और 12 3 36। ठीक, अगर मान लीजिए इसको हम आगे कर लेते हैं 3, ठीक है, गुणे 6 गुणे 2। ठीक, तब भी आप 6 दूनी 12 12 3 36, यानी ये भी सेम रहा, यानी ये भी रूल को फॉलो करता है। गुणन का तत्समक अव्यय, क्या कह रहे हैं बाबू? गुणन का तत्समक अव्यय, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है जो पूर्ण संख्या, मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या है जैसे कि 2। ठीक, और 2 में अगर 1 से गुणा कराएंगे तो पुनः वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 2। जैसे मान लीजिए 3 क्या है? पूर्ण संख्या, इसमें अगर 1 से गुणा कराएंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगी। कहने का मतलब कि गुणन का तत्समक अव्यय अगर पूर्ण संख्या में 1 से गुणा कराएंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। गुणन की संक्रिय योग का वितरण नियम। ठीक है, देखिए इसमें क्या कर रहा है कि मान लीजिए कि 5 है। ठीक, 5 गुणे 3 प्लस के 2। ठीक, तो 3 5 15 और 3 5 क्या लिखेंगे बाबू? यहाँ सॉल्व करते हैं। 3 5 15 और 5 दूनी 10, यानी 15 10 25। ठीक, या आप 5 गुणे 3 प्लस 5 गुणे 2 लिखेंगे तो 5 3 15 15 10 5 दूनी 10 यानी 25। यानी ये भी रूल को फॉलो करता है, सेम आता है, अर्थात ये भी रूल को फॉलो करता है। इसी प्रकार घटाने को भी रूल ये फॉलो करता है। इसको आप सॉल्व करके देख लेंगे, सेम आ जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फिर भाग के बारे में। ठीक है, भाग में भी वही होता है कि जब देखिए जैसे मान लीजिए कि 7 में अगर 5 से भाग देंगे, ठीक है, ये भी क्या है? पूर्ण संख्या है। ये क्या है? पूर्ण संख्या है। अगर 7 में 5 से भाग देंगे तो ये कटेगा नहीं, यानी 7/5 ही रह जाएगा। ये क्या पूर्ण संख्या है? नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है। तो किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को आपस में भाग देने पर भागफल पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होती है, अर्थात ये भाग के संक्रिय संवरक प्रगुण फॉलो नहीं करता, ये भी नियम को फॉलो नहीं करता। ठीक है, शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग। शून्य से पूर्ण संख्याओं में भाग, जैसे मान लीजिए ये 4 है, ये क्या है? पूर्ण संख्या है, और शून्य से भाग करेंगे। अगर 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो वो अनंत होता है। ठीक है, इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये अपरिभाषित है। ठीक है,
इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये अपरिभाषित है। क्या ये बाबू, ये अपरिभाषित है। क्या है बाबू, अपरिभाषित है। किसी भी पूर्ण संख्या में 0 से भाग देने पे उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग, जैसे मान लीजिए 6 है, 6 क्या है पूर्ण संख्या, अगर 1 से भाग देंगे तो यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में 1 से जब भाग देंगे तो पुनः यही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस प्रगुण के हिसाब से। और शून्य में किसी भी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि शून्य में किसी भी संख्या शून्योत्तर से भाग देने पर, जैसे मान लीजिए 2 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। शून्य में मान लीजिए कोई पूर्ण संख्या है 7 से भाग देंगे क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। देखिए 0 में किसी भी शून्योत्तर संख्या से, देखिए 0 में किसी भी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग देने पर 0 ही प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे बाबू, या लिख देंगे 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। शून्य में किसी शून्योत्तर पूर्ण संख्या से भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। आइए देख लेते हैं कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक होता है। ठीक है, ये आपके DLED 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न को कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बाबू कि पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक होता है।